जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें भक्ति काल में हम पढ़ेंगे आज सूफी काव्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सूफी काव्य। प्रस्तावना। भक्ति काल के निगूढ़ संत काव्य के अंतर्गत सूफी काव्य को विद्वानों ने कई नामों से संबोधित किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे प्रेम मार्गी सूफी शाखा इस नाम से संबोधित किया है। अन्य नामों में प्रेमाख्यान काव्य, प्रेम काव्य आदि प्रमुख है। इस काव्य परंपरा को सूफी संतों की देन माना जाता है। सूफी शब्द की उत्पत्ति के संबंध में विद्वानों में विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान सूफ को सफ शब्द से निकला हुआ मानते हैं, जिसका अर्थ है जो अग्रिम पंक्ति में खड़े होंगे वे सूफी होंगे। कुछ एक विद्वान मदीना की मस्जिद के समक्ष सूफा चबूतरे पर बैठने वाले फ़कीरों को सूफ़ी कहते हैं। सूफ़ी शब्दों को सोफिया का रूपांतरण माना गया है। कुछ विद्वानों ने सूफ़ी शब्द का संबंध सफ़ा से जोड़ा है, जिसका अर्थ है पवित्र और शुद्धता है। कुछ ने तर्क संगति के आधार पर सूफ़ी शब्द का संबंध सूफ अर्थात ऊन कपड़े से माना गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकालीन हिंदी की प्रेमाख्यान परंपरा को फारसी मनसवियों से प्रेरित माना है। इस काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। सूफी काव्य के प्रमुख कवि। सूफी काव्य के प्रवर्तक मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं। यह निर्गुणोपासक कवियों की दूसरी शाखा है। सूफी कवियों ने प्रेम कथाओं के लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक ईश्वर भक्ति की है। भक्तिकालीन निगूढ़ सूफी कवियों में जायसी, कुतुबन मंझन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि प्रमुख कवियों ने प्रेम मार्गी काव्य को विकसित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। यहाँ सभी प्रमुख सूफी कवियों का परिचय दिया जा रहा है। मलिक मोहम्मद जायसी। भक्तिकालीन प्रेमाख्यान काव्य के प्रमुख कवि जायसी हैं। उनके जन्म के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। अंतःसाक्ष्य के आधार पर जायसी का जन्म 1495 माना गया है। रायबरेली के जायस नगर में इनका जन्म हुआ था। जायस नगर में जन्म लेने के कारण ही ये जायसी कहलाए। इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज या मलिक राजे अशरफ था। माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो जाने के कारण ये फ़कीरों और साधु संगति में रहने लगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि जायसी का विवाह हुआ था, उन्हें पुत्र भी थे, किंतु वे किसी दुर्घटना में मर गए। अंतःसाक्ष्य के आधार पर जायसी देखने में कुरूप थे। वे एक आँख तथा कान से रहित थे। एक बार शेर शाह ने उनकी कुरूपता का उपहास उड़ाया, तब उन्होंने उत्तर दिया, मोही का हसेसी की कोह रहित। शेर शाह लज्जित हो उठे और उनका अत्यधिक सम्मान किया। इन्हीं के काल में इनके कई शिष्य बन गए थे। शिष्य पद्मावत के पद्म गा गा कर भिक्षाटन करते थे। एक दिन ऐसे ही चेला अमेठी में नागमती का 12 मासा गाता फिर रहा था। कवल जो बिगसा मान सिर बिनुजल गयऊ सुखाई, सूखी बेली पुनि पहुए पलुहे, जो पीऊ सींचे आई। राजा यह दोहा सुनकर जायसी को बड़े आदर भाव से अमेठी ले आए और अंत समय तक वहीं रहे। जायसी की मृत्यु वहीं पर अमेठी के जंगल में बहेलिए के तीर से हुई। अमेठी नरेश ने जायसी की यहीं पर एक समाधि बनवा दी, जो अब भी मौजूद है। जायसी की रचनाओं के संदर्भ में विद्वानों द्वारा लगभग 21 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम, ये तीनों रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं। अन्य रचनाएं चंपावत, इरावत, सखरावत, मरकावत, चित्रावत, मोराई नामा, मुखरनामा, पोस्तीनामा, सुरवानामा, नैनावत, कहरनामा, मेखरावटनामा, धनावत, सोरठ, परमार्थ, अपनी और स्फुट छंद आदि का उल्लेख किया गया है। उनकी पद्मावत में रत्नसेन और पद्मावती
कि लौकिक प्रेम कहानी द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की गई है। अखरावट में वर्णमाला के एक एक आधार को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाइयाँ कही गई है और साथ ही ईश्वर, सृष्टि, जीव, ईश्वर, प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किए गए हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन के साथ जायसी की अक्षय कृति का आधार है। जायसी ने अपनी रचनाओं में ठेठ अवधि के पूर्वीपन को अपनाकर जायसी की भाषा प्रसाद और माधुर्यपूर्ण से परिपूर्ण है। जायसी ने अपनी रचनाओं में दोहा, चौपाई, छंदों का प्रयोग कर अवधी भाषा में सफल प्रयोग किया है। अलंकारों में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, स्वभोक्ति, अन्योक्ति, व्यतिरेक, विभावना, संदेह, अनुप्रास, निर्देशना आदि का सफल प्रयोग किया है। निसंदेह जायसी का साहित्य विशेष स्थान है। बाबू गुलाब राय के शब्दों में, जायसी एक महान कवि है, उनमें कवि के सहज गुण विद्यमान हैं। उसने सामायिक समस्या के लिए प्रेम की पीर को देन दी है। उस पीर को अपने शक्तिशाली महाकाव्य के द्वारा उपस्थित किया है। वह अमर कवि हैं। अन्य सूफी कवि कुतुबन का आविर्भाव समय सन 1493 ईस्वी था। वे शेख बुरहान के शिष्य थे। उन्होंने मिर्गावती प्रेमाख्यान की रचना की। इसमें चंद्रनगर का राजकुमार, कंचनपुर की मिर्गावती का प्रेम कथा वर्णित है। कवि मंझन सन 1545 ईस्वी में मधुमालती लिखा है। इसमें कनेसर नगर के राजकुमार और महारस नगर की राजकुमारी मधुमालती का प्रेम कथा है। कवि उस्मान जहांगीर कालीन कवि थे। हाजी बाबा उनके गुरु थे। उस्मान ने चित्रावली नामक प्रेमाख्यान लिखा है। इसमें नेपाल राजकुमार सुजान और रूपनगर की रानी चित्रावती की प्रेम कथा वर्णित है। कवि शेख नबी ने सन 1619 में ईस्वी में ज्ञानदीप की रचना की। इसमें राजकुमार ज्ञानदीप और राजकुमारी देवयाना की प्रेम कथा चित्रित है। कवि मुल्ला वजही सन 1609 में कुतुब मुस्तरी प्रेमाख्यान काव्य है। इसमें गोलकुंडा के राजपुत्र मोहम्मद कुली कुतुब शाह और बंगाल की सुंदरी मुस्तरी की प्रेम कथा वर्णित है। कवि मुस्तरी सन 1658 में गुलशने इश्क प्रेमाख्यान काव्य लिखा। इसमें कनकगिरी के राजकुमार मनहर और धर्मराज की पुत्री मदमालती की प्रेम कथा वर्णित है। कवि मुकीमी ने चंदरबदन और महयार प्रेमाख्यान लिखा। इसमें सुंदरपटन के हिंदू राजा की पुत्री चंदरबदन और मुस्लिम व्यापारी पुत्र महयार की दुखांत प्रेम कहानी है। कवि मीरा हाशमी ने सन 1688 में यूसुफ जुलेखा प्रेमाख्यान लिखा। इस प्रेमाख्यानों के अलावा सूफी संतों ने दोहों, गजलों, स्फुट पदों की रचना प्राप्त होती है। सूफी काव्य की विशेषताएं: भक्तिकालीन निगूढ़ धारा की प्रेम मार्गी शाखा कहलाती है। इस काव्य धारा का प्रमुख कवि जायसी हैं। प्रेम मार्गी सूफी कवियों ने कल्पित कहानियों के माध्यम से प्रेम मार्ग का महत्व प्रतिपादन किया है। इन कवियों ने लौकिक प्रेम के बहाने उस प्रेम तत्व का आभास दिया है। इन काव्य में रचित प्रेम कहानियों का विषय तो साधारण होता है। किसी राजकुमार किसी राजकुमारी के प्रेम में पागल होना और घर बार छोड़कर निकल पड़ना, अपनी प्रेमिका को पाने के लिए अनेक कष्ट और आपत्तियां झेलकर अंत में उस प्रेमिका राजकुमारी को प्राप्त करना। सूफी कवियों ने जो प्रेम कहानियां ली है वे सब हिंदू पारिवास्तविक कई दिनों में चलती आई प्रेम कहानियां हैं। अतः कहानियों का आधार हिंदू है। सूफी प्रेम काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां एवं विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। काव्य प्रेरणा एवं प्रयोजन:
प्रेम मार्गी शाखा के सूफी काव्य धारा के कवियों ने सूफी मत का प्रचार प्रसार अपनी काव्य की रचना के माध्यम से करने का प्रयास किया। इस परंपरा में हिंदू कवि भी थे। उन्होंने काव्य आरंभ में हिंदू देवी देवताओं की वंदना भी की है, किंतु मुस्लिम कवियों ने सूफी मत का प्रचार करने का प्रयास किया था। साथ ही इनका काव्य प्रयोजन यश प्राप्ति, काव्य कला का प्रदर्शन और युवाओं का मनोरंजन रहा है। इन कवियों ने भारतीय शास्त्रों का आधार लेकर रचनाओं का निर्माण किया है। कथा वस्तु प्रेमाख्यानों में 4 स्रोतों से प्राप्त सामग्री का कथा वस्तु के रूप में उपयोग किया है। महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण आदि। प्राकृत संस्कृति के परंपरागत कथानक। तीसरा, उदय, विक्रम, रत्नसेन आदि ऐतिहासिक पात्रों की कथाएं। 4 लोक प्रचलित प्रेम कथाएं। इनमें सब कल्पना शक्ति का प्रयोग किया है, अतः इसका आधार भारतीय साहित्यों को मानना चाहिए। प्रबंध कल्पना सूफी कवियों ने लौकिक प्रेम कहानियों के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। इनकी यह प्रेम कहानियाँ प्रबंध काव्य की कोटि में आती है। इन कवियों का उद्देश्य कोरी प्रेम कहानी न होकर प्रेम तत्व का निरूपण करना तथा उसका महत्व निर्धारित करना है। सूफी कवियों ने अपने प्रेम पात्र के सौंदर्य को ज्योतिमय पुंज के रूप में चित्रित किया है। प्रत्येक जीव उसकी ओर आकर्षित होकर अपना सर्वस्व उस पर न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाता है। इस काव्य की प्रेमिकाएं और प्रेमी पथ पर आने वाली बाधाओं को पाकर सिद्धि पथ पर चढ़ते जाते हैं। इन कथाओं में पक्षियों, देवों और अप्सराओं का उल्लेख किया गया है। प्रबंध काव्योचित वस्तु एवं घटना वर्णन में जो प्रवाह गति अपेक्षित है, प्राय इस काव्य में उसका अभाव है। कथा वस्तु के वर्णन में सबसे ने प्रबंध रूढ़ियों की शरण ली है। प्रेमाख्यानों प्राय सर्वत्र समुद्र, तूफान, फुलवारी, वन और मकान जैसे इन काव्यों की क्रम योजना प्राय एक जैसी है। सर्वप्रथम मंगलाचरण में ईश्वर की सर्वशक्तिमत्ता का वर्णन, तत्पश्चात हजरत मोहम्मद और उनके सहयोगी की प्रशंसा की जाती है। संप्रदाय के उल्लेख के बाद कथा आरंभ राग शक्ति और नायक नायिका की प्राप्ति के लिए सर्वत्र त्याग कर आंधी तूफान का सामना करने निकलता है। प्रेमी प्रेमिका के मिलन के पश्चात अधिकतर प्रेमाख्यानों का अंततः दुखांत होता है। भाव पक्ष प्रेम मार्गी सूफी कवियों का मुख्य विषय प्रेम है। प्रेम के वियोग पक्ष को अधिक महत्व इन कवियों ने दिया है। जितना ध्यान प्रेमी और प्रेमिकाओं के वियोग, उनकी अवधि में झेले जाने वाले कष्टों और उनका अंत करने के लिए किए गए विविध प्रयत्नों का वर्णन करने में दिया है, उतना उनके अंतिम मिलन पर नहीं दिया गया है। इन्होंने 12 मार्च को महत्व दिया है और भारतीय पद्धति का व्यवहार किया है। कहीं कहीं भारतीय प्रवाह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सूफियों ने वैष्णवों की अहिंसा और क्रियात्मक रूप से अपनाया है। उपनिषदों के प्रतिबिंबवाद के अनुसार नाना रूपात्मक जगत ब्रह्म का प्रतिबिंब है। जायसी ने अनेक स्थलों पर जैसे नयन जो देखा कमल भा में प्रतिबिंबवाद के साथ ही विचार साम्य दिखाया है। सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में पंच महाभूतों से हुए आकाश छोड़कर अन्य को स्वीकार है। हठ योग का प्रभाव इस पर स्पष्ट ही है। इनके श्रृंगार का नक्सिक वर्णन काम शास्त्र से प्रभावित है। उनकी प्रणय भावना फारसी से नहीं कर भारतीय श्रृंगार रस की परंपरा से आती है। काव्य रूप काव्य प्रकार के दृष्टि से सूफी काव्य भारतीय कथा काव्य परंपरा में आते हैं। इसकी पुष्टि अनेक लक्षणों से हो जाती है। अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं का कथा की संज्ञा दी है, जिसमें जैसे दामोदर रचित लखन सेन पद्मावती कथा, ईश्वर दास सत्यवती कथा, जन कवि कथा, रत्नावती कथा, कामलता कथा, कनकावती, व्यास नल दमयंती आदि कथा। कुछ कवियों ने कथा शब्द का प्रयोग शीर्षक में ना कर काव्य के अंतर्गत किया है। जायसी प्रेम कथा एही भांति विचार हूँ, मंझन कथा जगत जेती कभी आई, उस्मान जाकी बुद्धि होई अधिकाई, आलम कहो बात सुनो सब लोग,
कथा कथा श्रृंगार वियोग। परशुराम चतुर्वेदी ने सूफियों के काव्य प्रकारों को अधिक स्पष्ट करते हुए लिखा है। सूफी प्रेमाख्यान तक ऐसी रचना है जिसमें किसी प्रबंध काव्य के प्राय सभी तत्व वर्तमान हैं, किंतु जिसमें इसके साथ ही कथा, आख्यायिका, जैन चरित्र काव्य एवं मनसबी की विशेषताएं का भी समन्वय हो गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। फारसी रूढ़ियों का प्रभाव मिलता है। कई प्रसंगों में रक्त की अतिरंजितता बीभत्स लगने लगती है। कई स्थलों पर संयोग अवस्था का वर्णन अश्लील लगने लगता है। इन कवियों ने संयोग अवस्थाओं को भोग विलास के लिए उपयुक्त वातावरण मान लिया तो कभी उसका रहस्यात्मक अर्थ भी कर डाला। अतः सूफी कवियों ने प्रेम तत्व की व्याख्या करते हुए सौंदर्य, स्वरूप एवं प्रभाव पर बहुत कुछ कह डाला है। चरित्र चित्रण। सूफी काव्य के चरित्र चित्रण की कोई वैविध्य नहीं है। इसके नायक प्रतः सामंत या राजकुमार रहे हैं और नायिकाएं राजकुमारी के रूप में दर्शाई गई है, जो कि संस्कृत साहित्य की नायिकाओं के समान एक ही ढांचे में ढली हुई हैं। नायक का स्वरूप प्राय पहले से ही निश्चित सा दृष्टिगोचर होता है। राजकुमारी अत्यंत सुंदरी, रूपवती दिखाई गई है। नायिकाएं भारतीय परंपरा के अनुसार पतिव्रत धर्म का पालन करती हुई अंत में सती हो जाती हैं। नायक का विरोध नायिका के पिता या संरक्षण द्वारा ही होता है। अन्य काल्पनिक पात्र हैं, उनका स्थान गौड़ है। कई स्थलों पर ऐतिहासिक चरित्रों का चित्रण प्रभावी हुआ है। इन सभी चरित्रों पर भारतीयता का गहरा प्रभाव है। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। प्रेम मार्गी सूफी कवियों में लोक जीवन का सहज चित्रण किया गया है, जैसे अंध विश्वास, मनोनीतियाँ, यंत्र तंत्र प्रयोग, जादू टोना, डायनों की करतूतें, विभिन्न लोकोत्सव, लोक व्यवहार, तीर्थ व्रत, सांस्कृतिक वातावरण बड़ी सफलता से अंकित किया गया है। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।